गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टेट्स ऑफ मैटर। कल हमने पढ़ा था इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। यस्टरडे वी हैव स्टडीड अबाउट द मैटर। मैटर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज देखी थी। ब्राउनिंग मोशन पढ़ा था हमने। देखो आपकी बुक में ये एक क्वेश्चन आया हुआ है एनटीएससी एग्जामिनेशन में कि इन द ईयर 1861, अब ये ईयर मुझे कंफर्म नहीं है, ये आप एनसीईआरटी बुक में देखना 1861 है या क्या है। इन द ईयर 1861 हाउ मेनी स्टेट्स have been defined by the scientist, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो उसमें ऑप्शन था 2, 3, 4, 5। योर करेक्ट ऑप्शन इज 5। ठीक है, 5 स्टेट डिस्कवर की थी। कौन कौन सी? 3 तो ये हो गई, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। द अदर 2 आर द बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट एंड प्लाज्मा स्टेट। that has been given in the last that has been given at the last page of the NCERT book in a yellow color box। तो हम वो बाद में डिस्कस करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 3 states of matter that are solid, liquid and gas। आपने ब्राउनिंग मोशन देखा था, उसमें आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जो आपके पार्टिकल्स होते हैं दे आर कॉन्स्टेंटली इन द मोशन। The particle which is going to constitute whether a solid, whether a liquid or a gaseous component, ठीक है, component कह रहा हूँ मैं, compound नहीं कह रहा, component कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। वो अगर वो पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, दीज पार्टिकल आर कॉन्टिन्यूसली इन दी मोशन एंड दैट मोशन इज नोन एज ब्राउनिंग मोशन। वो एक स्ट्रेट मोशन नहीं होता, वो एक जिगजैग मोशन होता है, और उसी मोशन को हम क्या बोलते हैं? ब्राउनिंग मोशन। तो आज हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। मैंने कंपैरिजन टेबल बनाई है कि तीनों एक साथ कवर हो जाए। आपको कम से कम इसमें ये 6 पॉइंट है, 2 पॉइंट और है, मैं अभी बताऊंगा। वो भी 8 पॉइंट आपको मिनिमम इसके अंदर याद होने चाहिए। इफ यू आर गोइंग टू रिसीव दिस क्वेश्चन एज योर 5 मार्क्स, यू रोट एटलीस्ट 7 पॉइंट्स। ओके, सो अब हमें 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा सॉलिड्स आर रिजिड। सॉलिड्स क्या है? आर रिजिड इन कंपैरिजन ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड के कंपैरिजन और गैसेस के कंपैरिजन में सॉलिड रिजिड होते हैं। लिक्विड्स आर नॉट सो रिजिड। लिक्विड रिजिड नहीं होते, गैसेस भी रिजिड नहीं होती। अब ये वर्ड रिजिड का मतलब क्या है? रिजिड का मतलब ये है कि कितना कठोर। इसका जो मतलब होता है हिंदी में, ये होता है कठोर, कि कितना वो कठोर है, मतलब कितना आप उसको कितना कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब कितना उसके अंदर। जैसे सॉलिड्स है, सॉलिड्स क्या? ये सॉलिड है, ये कठोर है ना, ये कहाँ दब रहा है? पानी को अगर आप करोगे लिक्विड को तो वो कंप्रेस हो रहा है, मतलब वो रिजिड नहीं है। गैसेस आर आल्सो नॉट रिजिड। जो आपके लिक्विड्स होते हैं दे आर नॉट रिजिड बट दे आर फ्लूइडिक्स। ठीक है, इनमें फ्लूइड की फ्लोएबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, ये फ्लो कर सकते हैं। सॉलिड्स, वेदर सॉलिड्स आर नॉट गोइंग टू फ्लो। ठीक है, सॉलिड फ्लो नहीं करते। ये आपका एक 7th पॉइंट है जो अभी मैंने यहाँ पे लिखा है। सेकंड पॉइंट क्या है? दे हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। 2 वर्ड है यहाँ पे, वॉल्यूम एंड शेप। देखो ये सॉलिड है, ये आपके सामने सॉलिड है। ये क्या है? सिलेंड्रिकल, तो इसकी शेप है, और इसकी एक फिक्स वॉल्यूम ही तो है। अंदर इतनी तो इंक आ सकती है। अब मैं इसे एक्स्ट्रा इंक तो इसमें डाल नहीं सकता, तो क्या है? इसकी फिक्स वॉल्यूम है और फिक्स शेप है। ये 2 पॉइंट क्लियर। दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट शेप। देखो उसने कहा वॉल्यूम डेफिनेट है। सपोज करो मेरे पास एक ये जार है, मेरे पास ये जार है, इसमें मैं वाटर फिल कर रहा हूँ। अब इसकी कैपेसिटी है कितनी? 20 ml की। तो इसमें 20 ml ही तो वाटर आएगा, लेकिन शेप तो इसकी क्या है? ये 20 ml वाटर मैं निकाल के इस ढक्कन में ले लेता हूँ, 10 ml आएगा। तो शेप अब सेम है क्या? दोनों की अलग अलग ही तो है। तो शेप तो देखो ये है, लिक्विड्स हैव अ प्रॉपर्टी दैट दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम बट दे एक्वायर अ शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर गोइंग टू बी कैप्ड। जिस कंटेनर में आप रखोगे वो उसकी शेप एक्वायर कर लेगा, लेकिन वॉल्यूम उसकी फिक्स रहेगी। इसलिए मैंने कहा नोट शेप। ठीक है, ऐसी दे हैव नाइदर डेफिनेट शेप नॉर वॉल्यूम। आप एटमॉस्फेयर देख रहे हो, गैसेस ऐसी रैंडमली गैसेस के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, उनके लिए ना तो कोई डेफिनेट शेप है ना डेफिनेट उनकी वॉल्यूम है। एटमॉस्फेयर की वॉल्यूम है क्या? वो तो पूरा जहान जो है अपना पूरा एटमॉस्फेयर, पूरा अर्थ है, वो एटमॉस्फेयर से ही कवर है। तो अगला आता है सॉलिड्स हैव लो काइनेटिक एनर्जी। के क्या है आपका? काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, सॉलिड्स हैव लो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है? हाफ mv²। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। ठीक है, v इज वॉल्यूम, m इज मास। अब सॉलिड्स हैव लो काइनेटिक एनर्जी, क्यों भाई? सॉलिड्स का मास सबसे ज्यादा होता है, वॉल्यूम सबसे ज्यादा रहती है सॉलिड्स की। मास ही तो सबसे ज्यादा मास किस में होगा? तीनों में, सॉलिड में होगा। एंड काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर मास बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो कह रहा है सॉलिड्स हैव लो काइनेटिक एनर्जी।
ठीक है। देखो काइनेटिक एनर्जी आपकी डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, देखो अभी मैंने आपको बताया मास तो सबसे ज़्यादा सॉलिड का होता है, समझने की चीज़ है। अब ये सॉलिड का सबसे ज़्यादा मास होता है, ठीक है, लेकिन इसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे लो है। क्यों? काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज ऑल अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ हाफ mv²। ये तो हो गया मैथमेटिकल फॉर्मेशन, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है पार्टिकल की मूवमेंट के ऊपर, पार्टिकल के मोशन के ऊपर। अब मोशन में मैंने आपको पढ़ाया था ब्राउनिंग मोशन। अब ये बताओ मेरे को, ब्राउनिंग मोशन सबसे ज़्यादा किस में होता है? गैसेस में होता है, फिर लिक्विड में होता है, फिर सॉलिड में। सॉलिड में तो स्पेस बहुत कम रहता है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहती है, जो मैं नेक्स्ट पढ़ाऊंगा अभी आपको। इसकी वजह से यहाँ क्या है, पार्टिकल का मोशन बहुत स्लो है, नेग्लिजिबल है ही नहीं। डायरेक्टली तो मैं ये नहीं कह सकता नहीं है, लेकिन नेग्लिजिबल मोशन है पार्टिकल का, जिसकी वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, लो है। इसकी इंटरमीडिएट है, इसमें अगर स्पेस थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल जाता है तो मूवमेंट है। और गैसेस में मैंने बताया नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, तो इसकी वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, याद रखना है पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एनटीएससी के लिए। कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, कैन इजीली बी कंप्रेस्ड एंड कैन बी कंप्रेस्ड वेरी इजीली। गैसेस सबसे आसान तरीके से कंप्रेस की जाती है, इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँ। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, भाई सॉलिड में बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, सॉलिड्स पार्टिकल है, ये कम रिजिड है, दब भी नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या है, क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि इनके बीच में जो पार्टिकल्स है, एक तो उनमें स्पेस बहुत कम है, और दूसरी चीज में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत हाई है। मतलब जिस बॉन्ड से उनकी कनेक्टिविटी है, दैट बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहती है। आपको दो फोर्स मैंने पढ़ाई थी, एक कोहेसिव फोर्स पढ़ाई थी और एक अडेसिव फोर्स पढ़ाई थी, ये याद होनी चाहिए, दोनों इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें इंटरमीडिएट रहती है, इसमें सबसे लो रहेगी। जब पार्टिकल की फिक्स वॉल्यूम नहीं, फिक्स शेप नहीं, रिजिड नहीं होते, सब ओपन है, आप कर लो आराम से इनको। क्या है मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल जब एक पार्टिकल यहाँ है, वो पार्टिकल कुछ देर तक तो यहाँ है, फिर एयर में कहीं और चला गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उनमें लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लास्ट पॉइंट है वेरी हाई डेंसिटी। डेंसिटी होता है आपका रो इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अब ये बताओ मेरे को, डेंसिटी बहुत हाई है, क्यों? रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, और मास मैंने सबसे ज़्यादा किसका बताया? सॉलिड्स का, इसलिए वेरी हाई। इसमें मास थोड़ा कम होता है तो इंटरमीडिएट, इधर मास ना के बराबर होता है, इसलिए लो डेंसिटी। इसी के अंदर आपके 2-3 पॉइंट हो रहे जो आपको याद रख ले, मैं यही लिख रहा हूँ पॉइंट्स 7, 8। सेवंथ पॉइंट है दे कांट फ्लो हैव फ्लोइंग प्रॉपर्टी, इसमें ये फ्लो करते हैं, दे कैन इवन फ्लो, ये भी फ्लो हो सकता है। ठीक है, और 8 पॉइंट जो आपका लास्ट याद रखना, आपको क्या है? डिफ्यूजन। ये मैं अभी बता दूंगा, सबसे हाई इसमें रहता है डिफ्यूजन, इधर इंटरमीडिएट, इधर क्या रहता है? सबसे लो। तो फ्लो का तो मुझे बताने की है, लिक्विड बह सकता है, गैस बह सकती है, पानी, ये सॉलिड तो नहीं बहेगा। डिफ्यूजन देखो, डिफ्यूजन क्या होता है? द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट पार्टिकल्स। ठीक है, द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट पार्टिकल इज नोन एज डिफ्यूजन। तो सॉलिड्स में डिफ्यूजन क्या बहुत लो है। एक सॉलिड को अगर मैं इस सॉलिड को इस सॉलिड में मिलाना चाहता हूँ, ये दो अलग सॉलिड है, इजी है, बहुत मुश्किल है, डिफ्यूजन ही नहीं होगा इनका। इंटरमीडिएट, इसमें डिफ्यूजन पॉसिबल है। देखो डिफ्यूजन जो होता है वो गैस और लिक्विड में पॉसिबल है, सॉलिड में पॉसिबल ही नहीं रहता। ठीक है, इंटरमीडिएट का मतलब कि हाँ है कुछ परसेंट। पानी को आप देखते हो, एसिड को वाटर में मिलाते हैं, बेस को वाटर, एसिड और बेस को हम वाटर में मिलाते हैं, तो हो रहा है ना डिफ्यूजन, दो डिफरेंट पार्टिकल मिक्स हो रहे हैं, और यहाँ तो हाई रहता है। CO2 भी एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, सब क्या इंटरमिक्स हो रहे हैं, हाईएस्ट है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर को डिज़ाइन जो बेसिकली NCERT में किया गया, वो बेसिकली आपको ये चीज़ पढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है ये चैप्टर। ठीक है, तो आप देख लो एक बार। तो आज के लिए इतना ही, आपको याद होने चाहिए, 8 है, कम से कम 7 आप लिखोगे अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। यहाँ से आपको NTSC में कहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा? एक डिफ्यूजन से मिल सकता है, एक आपको काइनेटिक एनर्जी से मिल सकता है, और एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो मैंने कोहेसिव और एडेसिव फोर्स आपको पढ़ाई थी। सो फॉर टुडे that is only for the today we have covered these 3 things, the 3 states of matter,
टुमारो वी आर गोइंग टू मूव फर्दर इन दिस चैप्टर। आगे का हम पढ़ेंगे, यही चैप्टर आपका एग्जाम में आएगा। जो अभी आपका यूटी टेस्ट है 9 दिसंबर को साइंस का, उसमें यही चैप्टर आ रहा है। इस चैप्टर से ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। सो यू हैव टू रिवाइज दिस चैप्टर वेरी प्रॉपरली। देखो 9th में ऐसा रहता है कि स्कूल इज गोइंग टू कंडक्ट योर एग्जामिनेशन, दैट्स फाइन, ठीक है, हम कंडक्ट कराएंगे एग्जाम। बट when once you are reach in class 10th, you are going to appear in your NTSC examination as well as your board examination, and you are going to face a lot of problem at that moment, because my basic motto is that I have to clear your all basics of class 9th in class 9th only। क्लास 9th का जो बेसिक है मेरे को अभी क्लियर करना है। आई वॉन्ट टू क्लियर इट एट दैट मोमेंट ओनली, बिकॉज इन 10th आई वुड लाइक टू गो विद द 10th सिलेबस, ठीक है। वहाँ मैं NTSC का, अगर NTSC क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ तो उनको डाउट नहीं होना चाहिए कि मैं 9th में अगर मैं बात करूँ सॉलिड की, तो यू शुड बी अवेयर अबाउट दैट, यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट दिस, ओके। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।